नमस्कार, प्रदेश के नंबर 1 डिबेट शो में आपका बहुत बहुत स्वागत। आपके साथ मैं हूं संतोष कंकवार। सरकारें नीति बनाती हैं जनता की भलाई के लिए, लेकिन बिहार सरकार ने एक ऐसी अनोखी पर्यटन नीति बनाई है जिसे सुनकर राज्य के टैक्स पेयर्स का सिर चकरा गया है। सामान्य प्रशासन विभाग के मुख्य सचिव डॉक्टर बी राजेंद्र ने एक फरमान जारी किया जिसमें आदेश दिया गया है कि अब बिहार के सरकारी बाबू, अधिकारी और कर्मचारी हर 3 महीने में एक बार सपरिवार पूरे 2 दिन के लिए सरकारी खर्च पर बिहार के पर्यटन स्थलों की सैर करेंगे। शुक्रवार और शनिवार को बाबू साहब काम धंधा छोड़कर परिवार समेत इको टूरिज्म और ग्रामीण पर्यटन का लुत्फ उठाएंगे। तीनों जगहों पर घूमेंगे, रात को आलीशान होटलों में विश्राम करेंगे, तस्वीरें खींचेंगे और सरकार के साथ अनुभव साझा करेंगे। और इस पूरी मौज मस्ती का बिल बिहार सरकार भरेगी। ऐसा तब है जब बिहार का टैक्स पेयर खुद को 2 वक्त की रोटी के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। मामला सरकारी बाबुओं की मौज मस्ती का नहीं है, वो अपने पैसे पर जहां चाहे वहां मौज करे। सवाल सरकार की नीति पर है। सवाल है कि आर्थिक तंगी में ऐसी ऐश क्यों? जब बिहार सरकार खुद वित्तीय घाटे और आर्थिक दबाव में जूझ रही है, तब सरकारी खजाने से अधिकारियों की इस सैर सपाटे का खर्च उठाना कितना जायज है? इस पर्यटन नीति का लॉजिक क्या है? सरकारी बाबुओं को जबरन घुमाने से राज्य के पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा? इसका कौन सा ठोस अध्ययन, रिसर्च या डेटा सरकार के पास है? क्या यह योजना पर्यटन विकास के नाम पर सीधे सीधे जनता के टैक्स के पैसे का दुरुपयोग नहीं है? अगर पर्यटन बढ़ाना ही असली मकसद है तो वो पैसा सड़कों, होटलों की हालत सुधारने, पर्यटकों की सुरक्षा और बुनियादी सुविधाओं पर क्यों खर्च नहीं किया जाता? क्या सरकार ने इस योजना पर होने वाले अरबों रुपए के खर्च का कोई आकलन किया है? और अगर किया है तो उसे सार्वजनिक क्यों नहीं किया? बिहार की प्राथमिकता क्या है? शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और भूखमरी से जूझते बिहार जैसे राज्य में क्या सरकार की प्राथमिकता अधिकारियों को पिकनिक मनवाना होनी चाहिए? दिन रात पसीना बहाकर टैक्स भरने वाली जनता को इस सरकारी पिकनिक से क्या मिलेगा? क्या इस नीति को बनाने से पहले निजी क्षेत्र, बड़ी ट्रैवल कंपनियों या पर्यटन उद्योग के विशेषज्ञों से कोई राय ली गई, या ये सिर्फ ब्यूरोक्रेसी का अपना ही एक वेकेशन प्लान है? क्या इस योजना से वाकई जमीन पर स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा, या इसका फायदा सिर्फ कुछ चुनिंदा बड़े होटलों और रिजॉर्ट्स तक सीमित रह जाएगा? क्या सरकार के पास कोई बड़ा कड़ा मैकेनिज्म है जो ये सुनिश्चित करे कि यह भ्रमण सिर्फ एक कागजी खाना पूर्ति और मुफ्त की छुट्टी मनाने का जरिया बनकर ना रह जाए? गरीबी और बेरोजगारी के दंश झेल रहे बिहार की जनता के बीच ऐसी गाड़ियों में घूमने वाले बाबुओं की यह मुफ्त यात्रा क्या यह गलत और संवेदनहीन संदेश नहीं देगी? क्या सरकार के पास इस बात का कोई प्रमाण नहीं है कि देश के किस अन्य राज्य ने ऐसा बाबू टूरिज्म मॉडल अपनाया, पर्यटन में कोई वास्तविक क्रांति लेकर आया हो? आज इन्हीं सवालों पर करेंगे प्रदेश की नंबर 1 बहस। सरकारी खर्च पर मौज वाली एक कैसी पर्यटन नीति? सबसे पहले एक रिपोर्ट दिखाते हैं। बिहार में एक से एक सुंदर स्थल हैं, पहाड़ हैं, नदियां हैं, झरने हैं, ऐतिहासिक इमारतें हैं और पर्यटन के लिए अनंत संभावनाएं भी। लेकिन पर्यटन के क्षेत्र में कई राज्यों के मुकाबले बिहार काफी पिछड़ा हुआ है। कई जगहों को ज्यादा लोग जानते नहीं, तो कई जगहों पर पहुंचने की उतनी अच्छी सुविधा नहीं। अब राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सामान्य प्रशासन विभाग के मुख्य सचिव डॉक्टर बी राजेंद्र ने एक निर्देश जारी किया है, जिसके तहत सरकारी अधिकारी और कर्मचारी 3 महीने में एक बार 2 दिन के लिए सरकारी खर्च पर ही परिवार के साथ पर्यटन स्थलों पर प्रवास करेंगे। इसका पूरा खर्च सरकार उठाएगी। अधिकारी इन पर्यटन स्थलों का दौरा करने के बाद अपनी तस्वीर और अनुभव सरकार से साझा करेंगे। अगर पर्यटन विभाग ने निर्णय लिया है कि जो पर्यटन विभाग के अधिकारी हो परिवार के साथ जाए, सुनने में ये तो बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन इस निर्देश ने कई सवालों के साथ सियासी पारा भी चढ़ा दिया है। लेकिन अपने ही अधिकारियों, पदाधिकारियों को वो पर्यटक स्थल पर जाने के लिए बाध्य कर रहे हैं। इससे तो कामकाज पर भी असर पड़ेगा। विपक्ष ने सवाल उठाया और ये कहा कि पर्यटन को लेकर सरकार की ये नीति समझ से परे है। काम पर ध्यान दे, जनता के मुख्य मुद्दे क्या है, जनता के मुख्य मुद्दों से सरकार ध्यान भटकाना चाहती है। जबकि सत्ता पक्ष के नेता फैसले को सही ठहरा रहे हैं। और जो हमारे कर्मचारी पदाधिकारी दिन रात मेहनत करते हैं
उनको 1-2 दिन घूमना भी चाहिए। तो हम लोगों ने ये विचार किया है, सरकार ने ये विचार किया है। सवाल है कि सरकारी खर्च पर मौज वाली ये कैसी पर्यटन नीति? आर्थिक संकट के बीच पर्यटन यात्रा कितनी उचित? क्या ये पर्यटन विकास के नाम पर पैसे का दुरुपयोग नहीं? क्या इस योजना पर खर्च का सरकार ने आकलन किया? सरकारी बाबुओं को घुमाने से पर्यटन कैसे बढ़ेगा? बिहार जैसे गरीब राज्य में क्या ये प्राथमिकता होनी चाहिए? जनता के पैसे से सरकारी पिकनिक कितनी उचित? क्या इस योजना के नाम पर लूट की होड़ नहीं मचेगी? कोई प्रमाण है कि ऐसे मॉडल से दूसरे राज्यों में लाभ मिला हो? क्या निजी क्षेत्र, ट्रैवल कंपनियां और विशेषज्ञों से राय ली गई? न्यूज़ 18 के लिए पटना से शैलेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो चलिए मेहमानों से आपका परिचय कराते हैं। सत्ता पक्ष से बीजेपी से नीरज कुमार और जेडीयू से अंजू महाराज जी जुड़ रहे हैं, तो वहीं विपक्ष से आरजेडी से उत्पल वल्लभ और कांग्रेस से असितनाथ तिवारी जी जुड़ रहे हैं। इसके अलावा वरिष्ठ पत्रकार बन बिहारी जी भी इस डिबेट का हिस्सा हैं। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत। मेरा पहला सवाल नीरज जी आपसे ही है। अधिकारियों को घुमाने फिराने से पर्यटन में इजाफा कैसे होगा, जरा थोड़ा सा समझाइए हमारे दर्शकों को। जी देखिए, निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी ने आज साबित कर दिया कि बिहार का भविष्य बिहार के अंदर है, विदेशों में नहीं। बिहार की भविष्य की तलाश हम बिहार के अंदर करेंगे। और फर्ज करिए जब अधिकारी किसी गांव में, किसी कस्बे में, किसी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में जाकर के 2 दिन रहेंगे तो उनको से सरकारी खर्च सिर्फ टीए दिया जा रहा है, बाकी उनके परिवार का कोई खर्चा उनको नहीं दिया जा रहा है। बाकी जो खर्चा करेंगे वो अपना स्वयं का करेंगे और सरकार को उन्हें रिपोर्ट सौंपना है, वहां के डीएम को, कमिश्नर को उन्हें रिपोर्ट सौंपना है, फोटो खींच के देना है। सपोज करिए किसी जिले में कहीं कोई गए, किसी गांव में गए और वहां उन्होंने स्वच्छता की शिकायत की, शौचालय की शिकायत की कि यहाँ शौचालय ठीक नहीं है अथवा नहीं है, तो सरकार तुरंत उस पर एक्शन लेगी। और ये बड़ा लॉन्ग टर्म में बिहार को, जो हम लोग टूरिज्म की बात करते हैं कि बिहार में टूरिज्म होना चाहिए और टूरिज्म की अपार संभावनाएं बिहार में है, लॉन्ग टर्म में टूरिज्म को बहुत बड़ा ये फायदा देने वाला और बूस्ट करने वाला माननीय सम्राट चौधरी जी का यह निर्णय है। और इस निर्णय का सभी बिहारवासी स्वागत करते हैं। बिहार के पैसे बिहार में ही मूव करेंगे तो निश्चित रूप से बिहार का रेवेन्यू इससे बढ़ेगा, विदेश बिहार का पैसा नहीं जाएगा। और ये तत्कालिक रोक विदेश जाने के लिए 6 महीने के लिए लगाया गया है। निश्चित रूप से इससे सरकार पर आर्थिक बोझ भी कम पड़ेगा और बिहार में जो अपार संभावनाएं टूरिज्म की हैं उसको बढ़ावा मिलने वाला है। विपक्ष विदेश जाने की बात करता है, राहुल गांधी जी विदेश जाते रहते हैं, लेकिन अब बिहार के अधिकारी विकास के लिए, बिहार को विकसित राज्य बनाने के लिए, बिहार के अधिकारी, बिहार के राजनेता, बिहार के कर्मचारी, बिहार के लोग कहीं पर घूमने जाएं, बिहार में सब घूमे, खूब घूमे, लेकिन अपने खर्चे पर घूमे। मेरे आपके टैक्स के पैसे पर कर्मचारी मौज क्यों करे? सवाल बड़ा 3 महीने में जाना है और भी पूरे परिवार के साथ जाना है और टीए उनका खाली उसमें बनेगा, बाकी उनके पूरे परिवार का खर्चा वो स्वयं उठाएंगे। तो टीए का बोझ ऐसा बोझ नहीं पड़ेगा कि सरकार के आर्थिक पर कोई बोझ पड़े। टीए उनका ऐसे भी हेडक्वार्टर में काम करते, कहीं उस दिन जाते तो ऐसे भी उनका बनना ही बनना था। तो इससे कोई बहुत विशेष फर्क सरकारी खजाने पर ये विपक्ष झूठा आरोप लगा रहा है, ऐसा कोई उसमें खजाने में आर्थिक बोझ नहीं बनने जा रहा है। निश्चित रूप से जब बिहार का पैसा बिहार में मूव करेगा, बिहार की जीएसटी के कलेक्शन में इससे बढ़ोतरी होगी, टैक्स में बढ़ोतरी होगी और बिहार को पर्यटन के क्षेत्र में हम विकसित राज्य बना पाएंगे। पूरे क्षेत्र के हर एक जगह का, जैसे नालंदा है, राजगीर है और भी जहां पर्यटन क्षेत्र है, सबका बोध गया है, सबका बनेगा, डाटाबेस बनेगा और सब जगह क्या क्या कमियां सरकार के माध्यम से दूर करेंगे। अधिकारी वहां जाएंगे, वहां के जो लोकल अधिकारी हैं वो जानकारी आपको ठीक नहीं दे रहे कि क्या कमियां हैं। जो तस्वीरें आ रही हैं वो तस्वीरें ठीक जानकारी नहीं दे रही कि यहां पर क्या कमी है। उस विभाग के मंत्री क्या आपको ठीक जानकारी नहीं दे रहे कि कहां पर क्या कमी है। लेकिन इसमें साहब कंपल्सन क्या है कि उस पर्टिकुलर जगह पर जाके आपको 2 दिन रहना है, वहां रात बितानी है। तो एक रात बिताने का जो अनुभव होता है वह बिल्कुल एक नया अनुभव बिहार को मिलेगा और निश्चित रूप से आप ठीक। असितनाथ तिवारी जी की तरफ जा रहा हूं। असितनाथ तिवारी जी, कहा यह जा रहा है कि दरअसल टीए वो सरकारी कर्मचारियों को दिया जाएगा, लेकिन उसमें जो शर्त है कि परिवार के साथ वो भ्रमण करेंगे हर 3 महीने में एक बार 2 दिवसीय टूर, शुक्रवार शनिवार का दिन, पूरा खर्चा राज्य सरकार उठाएगी, उसमें परिवार आप ले जा सकते हैं। हालांकि नीरज जी कह रहे हैं कि परिवार का खर्चा सरकार नहीं उठाएगी, तो फिर परिवार लेकर क्यों जाएंगे? और ये इस तरह की जो पॉलिसी किसी और राज्य में आपने सुनी है? बिहार एक अनोखा राज्य बना है इस तरह की पॉलिसी लाने का। पहले मेरे ईयरफोन पे भी आवाज दीजिएगा जरा। परिवार
हाँ, नोटिफिकेशन को ध्यान से देखिए। परिवार का भी टीएडीए सरकार ही देगी। अब अर्थशास्त्र का जो मामूली भी जानकार हो, जिसने 10वीं क्लास में भी इकोनॉमिक्स को पढ़ा हो, अब जो मोदी जी जैसा फर्जी डिग्री वाला उसकी बात मैं नहीं करता, 10वीं क्लास तक भी अर्थशास्त्र पढ़ा होगा, उसे ये बात अच्छी तरह से मालूम होगी कि भैया जब खर्चा सरकार ने ही दे दिया तो इकोनॉमी को बूस्ट कैसे मिल गया। इकोनॉमी को तो बूस्ट तब मिलता जब मैं अपने खर्चे से कहीं जाता, अपने परिवार को अपने खर्चे से लेके जाता, वहां मैं होटल बुक करता, वहां खाने पर मैं खर्च करता, तो वहां इकोनॉमी बूस्ट होती। यहां तो भैया हमारा सारा खर्च ही सरकार करेगी, हमारा आना जाना सरकार सपरिवार, हमारा खाना पीना सरकार सपरिवार, तो इसमें इकोनॉमी को बूस्ट वहां कैसे मिलेगा। ये तो इकोनॉमी पर एक बोझ है। और ठीक है, ऐसा है कि भाई अगर आप चाहते हैं कि भाई हमारे कर्मचारी जाएं, हमारे कर्मचारी घूमें, कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन आपकी आर्थिक स्थिति भी तो ऐसी होनी चाहिए। मैं जो सदन पटल पर विधानमंडल में आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट बिहार सरकार ने खुद रखी है, उस रिपोर्ट का हवाला आपको दे रहा हूं संतोष जी। प्रति व्यक्ति आय है बिहार में 3500 रुपया प्रति महीना, 4 लाख करोड़ से अधिक का कर्ज है बिहार पर। वेतन भुगतान के लिए, इन्हीं सरकारी कर्मचारियों को वेतन भुगतान के लिए अभी हाल ही में आरबीआई से 12,000 करोड़ का कर्ज बिहार सरकार ने लिया है। विश्व बैंक, एशियाई विकास बैंक, सिडबी और नाबार्ड से 71,000 करोड़ रुपए बिहार सरकार ने कर्ज मांगे हैं। यह प्रस्ताव है, अभी मिला नहीं है, मिलेगा। कुल मिला के प्रति व्यक्ति कर्ज, अभी जो बच्चा पैदा होगा वो 27,000 रुपए कर्ज के साथ पैदा होगा। वित्तीय वर्ष 2026-27 में 25,363 करोड़ रुपए बिहार सरकार को कर्ज चुकाने हैं। एक ऐसे स्टेट में आप ऐसी घोषणा कैसे कर सकते हैं? आश्चर्य इस बात पर है। देखिए, सरकारी कर्मचारियों को सुविधा दीजिए, उन्हें आप 8वां वेतन आयोग की सिफारिश दे दीजिए। वो ओल्ड पेंशन स्कीम मांग रहे हैं, उनको ओल्ड पेंशन स्कीम दे दीजिए। वो समान काम के बदले समान वेतन मांग रहे हैं, उनको समान काम के बदले समान वेतन दे दीजिए, तो बात समझ में आती है, वो इसके हकदार हैं। लेकिन 3 महीने पर सब आश्चर्य है कि कैसी बात कर रहे हैं कि इससे बूस्ट मिलेगा। कैसे इकोनॉमी को बूस्ट मिल जाएगा जी? माल महाराज का मिर्जा खेले होली, पैसा स्टेट का लगेगा, बूस्ट नहीं मिलेगा, आपकी इकोनॉमी पर यह बोझ बनेगा। तो अगर कर्मचारियों के लिए कुछ करना ही चाहते हैं तो आप उनको 8वां वेतन आयोग दे दीजिए, ओल्ड पेंशन स्कीम दीजिए, समान काम समान वेतन। कैसे ये बूस्ट मिलेगा? इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा। ये अर्थशास्त्र कैसा सरकार ने लगाया है कि कर्मचारी जाएंगे, सरकार उसका पैसा पे करेगी, वो लग्जरी होटलों में रहेंगे, 2 दिन घूमेंगे, 2 रात स्टे करेंगे, 3 दिन घूमेंगे, और उससे इकोनॉमी बूस्ट हो रही है बिहार की। सबसे बड़ा वर्ग जो टूरिज्म का है वो है फैमिली टूरिज्म। और अगर बिहार को पर्यटन का हमें हब बनाना है तो फैमिली कंफर्ट को समझना होगा। और ये जो जिस पे हम डिस्कस कर रहे हैं, इसका उद्देश्य को है कि सुविधाओं का हम वास्तविक मूल्यांकन करें, ना कि यहाँ पे व्यक्तिगत मनोरंजन की बात है। देखिए, जब हमारे आदरणीय नेता और तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने पर्यटन को लेकर के कई तरह के सर्किट पर काम किए, जैसे बौद्ध से बुद्ध सर्किट, सूफी सर्किट, जैन सर्किट, बहुत सारे सर्किट पे उन्होंने काम किया। वाल्मीकि नगर, राजगीर, वैशाली, बहुत सो मेनी एग्जाम्पल्स है। और साथ ही साथ पर्यटन के क्षेत्र में जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, उस दिशा में उन्होंने बहुत बेहतर ढंग से उसको संपन्न बनाया है। तो पर्यटन को लेकर पूरे भारत एवं विश्व की जो दिलचस्पी है वो बिहार को लेकर के है, और बड़ी संख्या में पर्यटक यहाँ आते भी है, इसे कोई नहीं डिनाई कर सकता है। तो अब जो अगला स्टेज है हमारा बिहार का, उसे अंतरराष्ट्रीय मानचित्र पर बिहार एक प्रमुख पर्यटक स्थल के रूप में वो उभरे, उस दिशा में हमारी सरकार की यह रणनीति है कि अधिकारी जाए, उसका मूल्यांकन करे, रिपोर्ट सरकार को दे, तथा उस फीडबैक के आधार पर सरकार आगे की पॉलिसी बनाएगी। और कैसे नहीं इकोनॉमी बूस्ट करेगा? जब हमारा टूरिज्म डेवलप होगा, फैमिली टूरिज्म डेवलप होगा, तो यहाँ पे बहुत सारे रोजगार जनरेट होंगे। मुझे लगता है कि वो एक अलग विषय डिबेट का बन सकता है। हमारा उसी पर तो डिबेट कर रहे हैं हम हस्तकला में, मैं ये समझना चाह रहा हूं, हस्तकला में हम संपन्न है, लोकल लेवल जी। ये सब बातें आपकी ठीक है कि बिहार में अपार संभावनाएं हैं, बिहार को पर्यटन का हब बनाना है, बिहार में जो लोग हैं उनके हाथों में रोजगार देने के लिए, चूंकि सबको सरकारी नौकरी नहीं दी जा सकती, तो हम ऐसे विकल्प तैयार करें जिससे लोगों के हाथों में रोजगार आए। ये सब बातें ठीक है आपकी, लेकिन जब सरकारी बाबू जाएंगे
2 रात और 3 दिन का उनका स्टे होगा, उसका जो खर्च होगा वो तो सरकारी खजाने पर पड़ेगा ना। वो परिवार के साथ जाएंगे, उसका खर्च तो सरकारी खजाने पर पड़ेगा। और सरकारी खजाने की स्थिति आपको मालूम है, असदनाथ तिवारी जी ने बेहतर आंकड़े दे दिए। या हम उत्तर प्रदेश की तरह 37,000 करोड़ सरप्लस में होते, या हम गुजरात की तरह 20,000 करोड़ सरप्लस में होते। हम वैसी इकोनॉमी तो नहीं है अभी। संतोष जी, इस विषय पे मुझे लगता है कि हमारे भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित प्रवक्ता आदरणीय नीरज भैया बहुत विस्तृत रूप से बताए कि आर्थिक बोझ जो है, जो फैमिली जाएगी वो किसके ऊपर जा रहा है। देखिए संतोष जी, हमारे जो टूरिस्ट आते हैं वो अकेले नहीं आते हैं, परिवार के साथ कहीं भी जाते हैं। तो अधिकारियों को भी ये जो एक निर्देश है या निर्णय है, एक रियलिस्टिक फीडबैक होने चाहिए, उसी के मद्देनजर है। बच्चों का, जैसे बच्चों का प्ले एरिया कैसा होगा, विमेन सिक्योरिटी वहां पे कैसे है, वहां पे सैनिटेशन कैसा है, सफाई कैसी है, लोकल मार्केट वहां पे कैसे है, और मार्केट को कैसे हम संपन्न बना सकते हैं ताकि जो हमारे टूरिस्ट आएंगे तो ज्यादा हमारे लिए वो बेहतर होगा। इन सारी चीजों को ध्यान में रख करके ही ये निर्णय लिए गए। तो मुझे लगता है कि एक जो एंगल हम लेकर के चल रहे हैं, दूसरे पार्ट को भी अगर हम ध्यान, अगर उसको उस पे अगर विमर्श एक ब्रॉड प्रोस्पेक्ट में देखने की कोशिश करें संतोष जी, तो मुझे लगता है कि जिस तरह का सवाल हमारे आसिफ भाई उठा रहे, इस तरह के सवाल नहीं उठेंगे। अल्टीमेटली क्या है, हमारा फैमिली टूरिज्म को डेवलप करना है ना भाई। तो फैमिली टूरिज्म को डेवलप करने के लिए फैमिली के साथ जाएंगे, 2 डेज स्टे करेंगे, चीजों को समझेंगे, एक्सपीरियंस होगा, उस आधार पे वो फीडबैक देंगे, तब पॉलिसीज वो बन पाएंगे टूरिस्ट को लेकर के। तो इस बात को समझने की आवश्यकता है। ठीक है, मैं मानती हूँ कि वो जो आर्थिक पॉइंट, अभी हम इकोनॉमिकल क्राइसिस से पूरा हिंदुस्तान, ये पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था चरमराई हुई है, जो चीजें इंटरनेशनल लेवल पे हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है जो इसका सकारात्मक पक्ष है उसको सीधे से हम खारिज कर दें। सकारात्मक पक्ष ये है कि हमारे टूरिस्ट यहाँ आएंगे, हमारी इकोनॉमी बूस्ट करेगी, हम बहुत संपन्न हैं, हम बहुत ऐसे, हमारे हैंडीक्राफ्ट्स है, हमारे बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे हैं जहाँ पे हम वहाँ पे अच्छा कर रहे हैं और अच्छा कर सकते हैं। इसकी अपार संभावनाएं है हमारे यहाँ, और उन्हीं संभावनाओं के मद्देनजर हमारी सरकार का यह एक निर्णय है। जी संतोष जी। उत्पल जी, अमूमन यह होता है कि सरकारी कर्मचारियों पर पब्लिक कम भरोसा करती है। हम सरकारी कर्मचारियों को वो व्यवस्थाएं देखने के लिए भेज रहे हैं और उनसे राय ये मांग रहे हैं कि आप वहां जाइए अपने परिवार के साथ और बताइए कि यहां पर और क्या सुविधाएं हो सकती हैं जिससे कि लोग बाहर से आकर आकर्षित हो और यहां पर टूरिज्म को बढ़ावा मिले। यह लॉजिक आपको ठीक लग रहा है? नहीं, सबसे पहली बात कि सरकार की जो निर्णय है, ये अधिकारी जाएंगे भ्रमण पे या सारे सरकारी सेवक जाएंगे, ये महत्वपूर्ण है। यदि अधिकारी जाएंगे तो ऑलरेडी एलटीसी की व्यवस्था पहले से थी, जिसमें लोग अपना ईएल और सीएल कटवा करके जाते थे और सरकार आने के बाद रिपोर्ट नहीं, अब तो वो ड्यूटी पर माने जाएंगे ना। वो व्यवस्था तो पहले से थी। पहले आपको ईएल सीएल कटवानी पड़ रही थी, अब आप ड्यूटी पर हैं, आप घूम भी रहे हैं, आप ड्यूटी पर भी हैं। नहीं, अधिकारियों के लिए, हाँ यही मैं कह रहा हूं, अधिकारियों के लिए कर्मचारी और शिक्षक और तमाम जो है ना 20-22 लाख जो पूरे कर्मचारी हैं, उनके लिए व्यवस्था नहीं है, आज भी नहीं है। तो सिर्फ आज भी अगर अधिकारी के लिए ये व्यवस्था अगर ला रहे हैं तो ऑलरेडी पहले से ये व्यवस्था एलटीसी की थी। जब एलटीसी की व्यवस्था रहते हुए आप इस तरह से फिर एक अधिकारी के लिए ही अगर ला रहे हैं तो मैं समझता हूं कि सरकारी खर्चे पे मौज मस्ती के अलावे और कोई मामला इसमें नहीं है। रही बात कि अगर सरकारी खर्चे पे अधिकारियों को मौज मस्ती कराना ही आपका लक्ष्य है तो ये सरकार की पुरानी यूएसपी है। नीलेश संदेव याद होगा ना आपको, चार्टर प्लेन पे सरकारी खर्चे से वैष्णो देवी की यात्रा, और ये असम में कामाख्या देवी की यात्रा, शिरडी के साईं बाबा का यात्रा, ये सब सरकारी अधिकारी बिहार में पूर्व से ही चार्टर प्लेन से करते रहे हैं। अगर इससे मन ना भरा हो तो और सरकारी पैसे पे अपना मौज मस्ती के लिए अगर ये योजना लाई गई है तो सरकार की अगर यही नियत है तो सरकार समझे। लेकिन यदि पर्यटन के बढ़ावा के लिए अगर इस तरह की योजना लाते हैं आप, तो क्या और कोई रास्ता नहीं है जिससे पर्यटन के बढ़ावा के लिए और कोई सुझाव आ सकता है? कोई ऐसी कमिटी जो है ना विशेषज्ञ कमिटी भी बनाई जा सकती है।
जो पर्यटन के लिए विशेषज्ञ हो वो रिपोर्ट दें। बहुत सारे माध्यम है दुनिया के में, बहुत सारे ऐसे मॉडल हैं जिसको अपनाया जा सकता है। तो उन सारे विकल्पों को छोड़कर सिर्फ अधिकारियों के अगर मौज मस्ती के शर्त पर ही, वो भी बिहार जैसे गरीब राज्य के खर्चे पे, सरकारी खर्चे पे अगर पर्यटन का विकास का बढ़ावा करते हैं तो सरकार की नीयत में कहीं ना कहीं अधिकारियों को मौज मस्ती और दबाव का जो है ना यही प्रभाव है, और ब्यूरोक्रेट लोग हावी है इस सरकार पे, यही दिखता है। बन बिहारी जी, आपको ये जो नई पर्यटन नीति आई है ये समझ में आ रही है? ये जो दलील दे रहे हैं नीरज जी, जिस तरह से अंजुम महाराज जी ने समझाने की कोशिश की है, ये लॉजिकल लग रहा है? नहीं, बिल्कुल लॉजिकल नहीं लग रहा है मुझे। नहीं, यह किसी को समझ में नहीं आएगा, क्योंकि सत्तारूढ़ गठबंधन के प्रवक्ता है, इनकी मजबूरी है कि सरकार के द्वारा किए गए किसी भी कार्य या आदेश को कवर अप करना। लेकिन देखिए, बिहार गरीब राज्य है, बिहार पिछड़ा राज्य है। 20 वर्षों से यहाँ सरकार एक ही गठबंधन की है, फिर भी बिहार की जो दुर्गति हो चुकी है छुपी नहीं है। यह बात अलग है कि बिहार में विकास के पैमाने पे वोट नहीं होता है, जातीय समीकरण के आधार पर सत्ता में लोग आते हैं और सत्ता से लोग जाते हैं। अब मौजूदा सवाल है, पर्यटन नीति के तहत सरकारी बाबू बिहार के पर्यटन स्थलों पे सरकारी खर्चे पर जाकर पिकनिक मनाएंगे, वहां से जायजा लेकर आएंगे और रिपोर्ट देंगे वहां सुविधाएं कैसी हैं। मतलब जिनके ऊपर जिम्मेदारी है वहां पर सुविधाओं के बुनियादी विकास का, वहां की व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने का, वे वहां जाके जायजा लेकर उसके खिलाफ रिपोर्ट करके अपने आप को, अपने पर्यटन विकास निगम को कटघरे में खड़ा करेंगे, जो कि मुमकिन नहीं है। क्योंकि बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम, बिहार राज्य के पर्यटन विकास विभाग जो है, इसकी जिम्मेदारी है बिहार के पर्यटक स्थलों का देख रेख का विकास। अब पिछले 25 बरस से विभाग कर रहा है, कहां तक पहुंचा है बिहार के लोग जानते हैं। बिहार के जितने भी महत्वपूर्ण पर्यटक स्थल हैं वहां आज भी बुनियादी सुविधाओं का अभाव है, वहां आज भी विधि व्यवस्था से लेकर तमाम ऐसी समस्या है कि आम जनता, कमजोर जनता वहां जाकर बढ़िया से पिकनिक नहीं मना सकती है। क्योंकि बिहार प्रयोगशाला बन गया है आईएएस अधिकारियों का, तो बिहार में तरह तरह की चिट्ठियां निकल जाती हैं, बाद में इसकी कोई अभिपूर्ति नहीं होती है। यह आदेश भी जो है, यह आदेश बस एक चिट्ठी, एक शोभा बन के रहने वाला है, ये बहुत ज्यादा इम्प्लीमेंट नहीं होने वाला है। ये प्रयोगशाला है बिहार, दिमाग में जो आया चिट्ठी निकल गया। ये कोई पहला चिट्ठी नहीं है, इसके पहले भी कई ऐसी चिट्ठियां निकलते रही हैं जो हास्यास्पद साबित हुई है। बिहार के अधिकारी ईडी के रिपोर्ट के मुताबिक विदेश यात्रा पे जाते हैं घोटालों के पैसे से। ईडी ने हाई कोर्ट में हलफनामा के साथ जमा किया है, सबूत के साथ, लेकिन वे पदों पे बने हुए हैं। यह स्पष्ट है कि देखिए कि बिहार सरकार भ्रष्टाचार पर 25% भी नियंत्रण करने में सफल रहती है तो बिहार के विकास को ऐसे ही बल मिलेगा। अरे जब बिहार के लोग के पास रुपया पैसा रहेगा तब तो बेचारे कहीं घूमने जाएंगे। जिनके पास अपना जीवन गुजारना ही मुश्किल है वो कहाँ पर्यटन स्थल पे पर्यटन करने जा पाएंगे बेचारे। नीरज जी, अब दो सवाल मंदी के मार से बिहार कितना प्रभावित है यह निकल के मार्केट में देखना चाहिए ना। ठीक, सर्वे की बात करानी चाहिए कि बिहार मंदी के मार से कितना प्रभावित है। नीरज जी, चूंकि मैंने जब वो रिपोर्ट पढ़ी तो मुझे उसमें अधिकारी और कर्मचारी दोनों का जिक्र है। अधिकारी, सरकारी बाबू और कर्मचारी, ये सभी लोग जाएंगे पर्यटन पर। जरा थोड़ा इसको क्लियर कीजिएगा और फिर ये बताइएगा, जब शिक्षा विभाग में 2 लाख पद खाली हैं, स्वास्थ्य विभाग में 65,000 वैकेंसीज आनी बाकी है, राजस्व विभाग में भी 8,000 से ज्यादा पद खाली हैं, तो फिर ये कौन से अधिकारी कर्मचारी होंगे जो जाएंगे वहां पर, फिर किसको वो रिपोर्ट सौंपेंगे और फिर पर्यटन विभाग निगम का क्या काम रहेगा? उनके बदले का जो कर्मचारी जाएंगे उनके बदले का काम कौन करेगा? शनिवार का दिन ऐसे भी छुट्टी का होता है, रविवार का दिन ऐसे भी छुट्टी का होता है, शुक्रवार की शाम में वो जाएंगे, काम का कोई हर्जा नहीं होगा। बात नंबर 1। बात नंबर 2, आप कह रहे थे कि दुनिया में कहीं ऐसी मॉडल अपनाई गई है क्या? मैं बताऊं आपको, आफ्टर कोविड फ्रांस में, पुर्तगाल में, अर्जेंटीना में इस तरह के मॉडल अपनाए गए थे कि डोमेस्टिक टूरिज्म को बढ़ावा मिले। इसके लिए उन्होंने अपने सरकारी कर्मचारियों को, सरकारी अधिकारियों को सब्सिडाइज रेट पर, वहां पर वो लोग सब्सिडाइज रेट पर टूरिज्म करवाते थे ताकि उसको बढ़ावा मिले। उसका बहुत बड़ा लाभ मिला। जब वो अधिकारी वहां के बिहार के जब अधिकारी उसी तरह से
ब्रांड एम्बेसडर, बिहार के टूरिस्ट के ब्रांड एम्बेसडर बनकर अपने सोशल मीडिया पे पोस्ट करेंगे, अपनी वेबसाइट पर पोस्ट करेंगे, बिहार का वो विभाग अपने वेबसाइट पर पोस्ट करेगा, तो निश्चित रूप से इससे बिहार की ब्रांडिंग होगी और बिहार के टूरिज्म के क्षेत्र में लोग आकर्षित होंगे। एक तरफ जहां आरजेडी कांग्रेस के शासनकाल में बिहार को सिर्फ बैकवर्ड कहते थे, आज वह सम्राट चौधरी जी बिहार को वैश्विक पर्यटन मानचित्र पर स्थापित करने का एक शानदार प्रयास कर रहे हैं और आप देखेंगे कि आने वाले समय में यह प्रयास रंग जरूर लाएगा। इससे कोई बहुत बड़ा इससे आर्थिक बोझ नहीं पर्यटन पड़ने विभाग जा निगम रहा का है। क्या होगा फिर? अगर उनका काम सरकारी कर्मचारी करेंगे, वो जाकर ये रिपोर्ट देंगे, तो फिर उस विभाग की क्या जरूरत? परिवहन जो पर्यटन निगम है उसके सपोर्ट, उसको और जमीनी रिपोर्ट मिलेगा, उसको जगह जगह से विभिन्न तरह के आदमियों का रिपोर्ट मिलेगा, तो वह और सशक्त होगा और बेहतरीन तरीके से वो काम कर पाएगा। इसके लिए किया गया है। वो कहने को तो छुट्टी है, लेकिन एक तरह सरकार उनसे एक अतिरिक्त समझिए कि काम ले रही है। शनिवार रविवार 2 दिन वो जाएंगे जी, शुक्रवार शनिवार, तो शुक्रवार शनिवार को कौन सी छुट्टी होती है? ना शुक्रवार मैंने कहा कहने का वो छुट्टी, कहने का वो पेड लीव है, छुट्टी है, लेकिन सरकार वहां पे उनसे काम ही ले रही है। मैं ये कहना चाह रहा हूं, वहां भी पर्यटन के क्षेत्र में क्या क्या संभावना है, नई संभावना है, ये सरकार भी एक स्मार्ट मूव सम्राट चौधरी जी का ये है कि सरकार वहां भी उनसे काम ले रही है और पर्यटन के क्षेत्र में, चूंकि बिहार में निश्चित रूप से पर्यटन की असीम संभावनाएं हैं और कांग्रेस आरजेडी के शासनकाल में पर्यटन बिहार में सिर्फ कागजों पर होता था। आज सम्राट चौधरी जी बिहार के माननीय उस पर बाद में आएंगे, अभी समय थोड़ा सा कम है। असित जी को जरा स्क्रीन पर लेकर आ रहे हैं। असित जी, बताया जा रहा है कि फ्रांस, पुर्तगाल और अर्जेंटीना उसका ये मॉडल था जो अब बिहार में लागू होने जा रहा है। कोविड के बाद उसने किया था ऐसा, कोविड के बाद उसने ऐसा किया था। हाँ असित जी, और ये जो शुक्रवार शनिवार को दरअसल छुट्टी में भी वो काम ले रहे हैं, ये मास्टर स्ट्रोक है इस फैसले का। सब्सिडाइज्ड रेट और फ्री दोनों में बहुत फर्क है, और सब्सिडी कितनी थी ये तो नीरज जी ने नहीं बताई। ये बात जी की आवाज में नहीं सुन पा रहा हूं। टैक्स पर थी, आपको मिल रही है संतोष जी? जी, दर्शकों तक पहुंच रही है। सब्सिडी किस पर थी? टैक्स पर थी सिर्फ, और वो बहुत मामूली थी। एकदम फ्री होना और सब्सिडी, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप उनको मत भेजिए, मैं बस ये कह रहा हूं कि क्या आपकी वो आर्थिक स्थिति है? आप कर्जे पर पल रहे हैं, मतलब कर्ज खा के घी पिएंगे और पुरखों की जायदाद बेचते जाएंगे कर्ज चुकाने में। आप लगातार कर्ज के बोझ से दबते जा रहे हैं। समस्या ये है, आप दीजिए ना भाई कर्मचारियों को। मैं तो कह रहा हूं कि इतना ही रहम दिल आप हो गए हैं कर्मचारियों के प्रति, तो वो 8th पे कमीशन मांग रहे हैं, उनको दीजिए। समान काम के बदले समान वेतन मांग रहे हैं, दीजिए। ओल्ड पेंशन स्कीम मांग रहे हैं, उनको दीजिए। आप नहीं दे रहे हैं, तो ये दिखावा मत कीजिए। आप कर्ज से बुरी तरह से दबे हुए हैं, आपके कर्मचारी। संतोष जी, कर्जा वाले बात का जवाब मुझसे ले लीजिएगा प्लीज। हाँ, अभी लेता हूं, पहले बात कम। हाँ, ले लीजिएगा भाई जी। चार्टर्ड प्लेन से अधिकारी जो घूम रहे हैं इधर उधर, वो बिहार के कर से मतलब नहीं रखते। ज्यादातर अधिकारी बिहार के बाहर के हैं, पोस्टिंग है यहाँ, अपना चार्टर्ड प्लेन से घूमा, चार्टर्ड प्लेन से घूम के वो निकल गए। अंजू मारा हमारी बहन जो कह रही थी थोड़ी देर पहले, भाई देखिए हम भाइयों की मुश्किल है कि हम बहनों से कभी बहस में जीत नहीं पाए हैं, इतिहास गवाह है। यहां भी हो सकता है मैं नहीं जीतूं। 2015 में अंजुम जी, मुझे याद है, नीतीश कुमार जी ने बिहार के पर्यटक स्थलों की ब्रांडिंग की थी। दिल्ली के मेट्रो स्टेशन पर पर्यटक स्थलों की तस्वीरें दिखती थी, मेट्रो में ब्रांडिंग हुई। 2015 1.5-2 महीने की ब्रांडिंग थी। 2015 के बाद आपकी सरकार ने कोई प्रयास किया हो, कहीं थोड़ी भी ब्रांडिंग की हो? वो भी ब्रांडिंग सिर्फ दिल्ली में हुई थी, दिल्ली से बाहर नहीं हुई थी। कोई ब्रांडिंग की हो? क्यों बाहर का पर्यटक आपके यहाँ आएगा? आपने ऐसा क्या कर दिया? और बिहार के लोगों के घूमने से बिहार के पर्यटन स्थलों का विकास हो जाएगा। तब तो शिमला एकदम अमेरिका हो गया था, सिर्फ शिमला के लोगों को घुमा देता, हिमाचल के लोगों को, उत्तराखंड के लोगों को। भाई दुनिया भर के लोग आते हैं, तब पर्यटन स्थलों का विकास होता है। दुनिया भर के लोगों को, देश भर के लोगों को बुलाने के लिए कोई एक ठोस प्रयास कभी हुआ हो तो बता दीजिए। नहीं हुआ है। ठीक, अंजुम जी से जवाब ले ले। बुरी तरह से कर्ज में डूबे बिहार की गर्दन मत फंसाइए। नीरज जी ले रहा हूं आपका, पहले अंजुम जी जवाब दीजिएगा, उसके बाद आ रहा हूं नीरज जी। तो जी हमारा विपक्ष जो है ना, टूरिज्म को कैसे समझेगा? इनका जब शासनकाल था, इनका जब टेन्योर था, उस दौर को याद करिए कि क्या स्थिति हमारे पर्यटक स्थलों की थी। तो ये नहीं समझ सकते। और बार बार कहा जा रहा है मॉडल, किस मॉडल को हमने अपनाया है? तो संतोष जी, बिहार वो राज्य है, विगत 20 वर्षों में जो हमारा विकास हुआ है, हम फॉलोअर स्टेट कभी नहीं रहे हैं, बल्कि हम मॉडल स्टेट रहे हैं। चाहे हम साइकिल योजना, महिला सशक्तिकरण की बात करें, उस दिशा में भी हम मॉडल रहे हैं, आजीविका के मामले में भी हम मॉडल स्टेट रहे, पोशाक योजना में भी हम मॉडल स्टेट रहे, अनेकों ऐसे, जल जीवन हरियाली में हम मॉडल स्टेट रहे,
बहुत सारे ऐसे निर्णय बिहार सरकार के कालजयी निर्णय रहे संतोष जी, जिसे ना सिर्फ दूसरे राज्यों ने बल्कि हमारे केंद्र ने भी अपनाया है। तो इसलिए जो बार बार कहा जा रहा है ना कि किस मॉडल को अपनाया गया है, तो मुझे बड़ी अंदर से परेशानी भी हो रही है और दुख भी हो रहा है, क्योंकि हम लोग तो अब तक इसी बात का हम लोग को गर्व रहा है हमेशा कि हम जो है मॉडल हम सेट करते हैं, फॉलोअर नहीं है किसी के, अब फॉलोअर नहीं है। दूसरी चीज है कि देखिए संतोष जी, जब हमारे आदरणीय नेता और तत्कालीन मुख्यमंत्री जी ने पर्यटक के जो मैं कहूंगी क्या खस्ता हाल थे वो बताने की आवश्यकता नहीं है, और इनका विजन भी नहीं है ना, इनका विजन भी नहीं है। मैं फिर कहूंगी कि आपको हमारा बुद्ध सर्किट, सूफी सर्किट, आज बिहार के जितने भी सूफी सर्किट हमारे हैं, जा करके आप मुआयना कर लीजिए, आप देख लीजिए। कह रहे हैं कि टूरिज्म आते नहीं है, डाटा के साथ मैं नहीं बैठी हुई, मुझे इस बात का भी अफसोस हो रहा है, अदरवाइज मैं अपने असीम भैया को जरूर वो डाटा देती। उत्पल जी जल्दी से 1 मिनट में अपनी बात को रखिएगा, मेरे पास अब समय कम है। कितना इंक्रीज किया है जी उत्पल जी। देखिए, मैं पहले भी कहा हूं कि टूरिज्म डेवलपमेंट के लिए जो आइडियाज हैं, इसे तो बेसिकली यही कह रहे हैं ना कि जितनी समस्या है उसको समान और सुझाव है उससे सरकार आइडिया लेगी और उस पर निष्कर्ष लेकर के निर्णय लेगी कि टूरिज्म कैसे डेवलपमेंट करे। तो दुनिया में एक से एक इस तरह के टूरिज्म डिपार्टमेंट के लिए आइडिया का बहुत सारे मॉडल हैं, लेकिन अगर उसके लिए अगर कह रहे हैं तो ये कोई उपयुक्त मॉडल नहीं है। लेकिन हाँ, जिस तरह से बनबिहारी जी भी बोले, मैं पूरी तरह से सहमत हूं कि यह अधिकारियों के चिट्ठियों का प्रयोगशाला बन गया है और पूरी तरह से ये जो है ना अधिकारी जो है ना पूरे इस स्टेट को, सरकार को अपने मन से चलवाने का जो ठान लिए हैं कि सरकारी खर्चे पे मौज मस्ती का अगर स्टेट बनाना चाहते हैं तो अलग बात है, इसका एक अलग विषय है। लेकिन टूरिज्म डेवलपमेंट के लिए कोई मॉडल, ये कोई उपयुक्त मॉडल नहीं है, उपयुक्त मॉडल नहीं है। बनबिहारी जी प्लीज क्लोजिंग स्टेटमेंट आपका, उसके बाद आ रहा हूं नीरज जी आपके पास। देखिए, बिहार जैसे राज्य में इस प्रकार के सरकारी आदेश या सर्कुलर जो है महज हास्यास्पद साबित होते हैं, क्योंकि बिहार की आम जनता के लिए पर्यटन से बड़े बड़े कई भारी मुसीबतों से उनका रोजमर्रा का जीवन गुजरता है। तो सरकार को पहले देखना चाहिए ना कि बिहार का आम आवाम, बिहार का गरीब आवाम कैसे ठीक से 2 वक्त की रोटी उनको नसीब हो सके, कि बिहार के पर्यटन स्थल के जायजा लेने के लिए सरकारी खर्च पर पर्यटन के अधिकारियों को भेजा जाना क्या किसी भी एंगल से उचित लगता है? कोई इसको उचित नहीं ठहरा सकता है। अब देखिएगा इस आदेश का इतिश्री भी क्या होगा आने वाले समय में, ये भी कभी डिबेट में बैठकर बता देंगे। इसके पहले भी कई सरकारी आदेश निकले, लेकिन वे अखबार के पन्नों तक ही साबित रहे, जैसे विकास के कारनामे भी अखबार के पन्नों पे ही दिखते हैं। ठीक, नीरज जी जवाब दीजिएगा आप। जी देखिए, कांग्रेस पार्टी अभी गलत आंकड़ा पेश कर रही थी कि बिहार कर्ज में डूबा हुआ है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने झंडा और एजेंडा की राजनीति करना बंद कर दिया है। जिन्नावादी राजनीति करते हैं, देश और राज्य को तोड़ने की राजनीति करते हैं। नीरज, जीएसडीपी और कर्ज, सुन लीजिए, संतोष जी, जीएसडीपी और कर्ज का जो रेशियो का जो औसत पूरे देश में है, बिहार उससे कहीं बहुत बेहतर पोजीशन में है। सरकार का आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट संतोष जी निकाली जो सदन में पेश हुआ है। कर्ज के मामले में बिहार महाराष्ट्र, गुजरात से भी, पश्चिम बंगाल से, पंजाब से। ये तो नीरज जी जो असित जी ने जो रिपोर्ट कोर्ट की, वो तो आपकी सरकार की पटल पर रखी हुई रिपोर्ट है। जी बिल्कुल पटल पर रखी हुई रिपोर्ट है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि जीएसडीपी के बदले में कितना आपने कर्ज लिया, वह जो रेशियो होता है, तो क्या सरकार ने गलत रिपोर्ट रखी? तो पता चलेगा कि बिहार बहुत ही सुरक्षित है। 2022-23 में जो ये रेशियो था 39.6% का था, 2024-25 में यह रेशियो 37.1% का था, और 25-26 में 37% का यह रेशियो लगभग रहने की उम्मीद है, क्योंकि लगातार हमारा जीएसडीपी से कर्ज का जो रेशियो हमारा वो लगातार कम हो रहा है। मतलब बिहार आर्थिक रूप से सशक्त हो रहा है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि बिहार उस स्थिति में आ गया है कि अपने कर्मचारियों को अब घूमने के लिए उनका खर्चा बैन कर सकता है? नहीं, मैं इसे बिल्कुल फिजूल खर्ची नहीं मानता साहब। ये बिहार में टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने का एक बेहतरीन नायाब। मेरे पास समय कम है, इस डिबेट को यही रोकना पड़ेगा। तमाम मेहमान मेरे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन जिस तरह का ये फरमान आया है, उसके बाद जो सवाल उठ रहे हैं वो सवाल ये कि बिहार क्या उस स्थिति में पहुंच चुका है कि अब सरकारी कर्मचारियों को घूमने के लिए सरकार 2 दिन की छुट्टी दे, उनका सारा खर्च उठाए और वो परिवार के साथ घूमेंगे और परिवार के साथ उनका खर्च उठाया जाएगा।